जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम देख रहे थे सी-टेट, सी-जी-टेट एवं अन्य राज्यों के टेट के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी व्याकरण स्टार्ट किया था और हिंदी व्याकरण का हमने संज्ञा देख लिया। साथ ही साथ हमने लिंग वचन कारक को हमने अपनी पिछली क्लास में देखा हुआ है। आज हम सर्वनाम देखने जा रहे हैं, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। यदि हम सर्वनाम की बात करें तो हम अपने स्कूल डेज से पढ़ रहे हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के लिए यदि हम बात करें तो राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। तो इस वाक्य में यदि हम उसकी का प्रयोग राजीव के लिए हुआ है, अतः उसकी क्या हुआ, उसकी शब्द सर्वनाम हुआ। राजीव क्या है, यहाँ संज्ञा है। इस संज्ञा के स्थान पर हमने जिस शब्द का प्रयोग कर लिया है वही क्या कहलाता है, वही हमारा सर्वनाम कहलाता है। ये हमने अपने स्कूल डे से पढ़ा है। लेकिन बात ऐसी है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो हमें याद रखना है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 11। और कौन कौन से हैं वो, तो वो है मैं, तू, आप, ये एक हुआ है ना। इसका ऐसे करके आप लोग याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, यह, वह, जो, फिर उसके बाद सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, क्या है, कोई, कुछ, कौन, क्या, सो। ठीक है, तो अपने को कितना याद रखना है, पहले इसका एक ग्रुप बना लीजिए। कैसा ग्रुप बना है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, यह, वह, जो, सो, और कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई, कुछ, कौन, क्या। साथ में बोलो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, और ये यह, वह, जो, सो और मैं, तू, आप, इस तरीके से 3 + 4 + 4 कितना हो गया, हमारा 11। ठीक है, 8 3 11, तो 11 सर्वनाम हिंदी में होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के भेद है 6। कौन कौन से, तो है पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद में दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम, फिर है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमने 6 तो केवल नाम देखा, एक एक करके हम इन सभी को देखते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पहला क्या है हमारा, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है कि वक्ता, श्रोता और अन्य मतलब जिसके संबंध में बात हो रही है, यदि इनसे क्या हमें बोध कराने वाले जो सर्वनाम है, किसका किसका, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है एवं किसकी चर्चा हो रही है। यदि आपको जिन शब्दों से इन 3 बातों का पता चल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये सर्वनाम क्या है, ये सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उस 3 प्रकार के अंतर्गत पहला प्रकार है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का अर्थ होता है कि जहाँ पे आपको वक्ता का ज्ञान हो वही उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ तो कौन बोल रहा है, मैं, ठीक है, वक्ता। फिर यह उत्तम है, तो हमें समझ में आया जो वक्ता का बोध करवाए वो उत्तम है। हम दिल्ली जाएंगे तो हम क्या है, हम है वक्ता, तो उत्तम पुरुष मतलब वक्ता। मध्यम पुरुष क्या होता है, तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है, जिससे कहता है इसका मतलब कि वो सुन रहा है, तो सुनने वाला यानी कि जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है। जैसे कि
तुम अपना कार्य नहीं करते हो, तुम ठीक है, सुन रहा है वो। फिर आप भोजन करें, यानी कि वो सुन रहा है। जो सुनेगा वो मध्यम होगा, ठीक है, जो बोलेगा वो उत्तम होगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे जैसे कि तू, तुम, आप, ये जो बातें होती हैं वो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके विषय में चर्चा है, तो वो क्या कहलाता है? वो अन्य पुरुष कहलाता है। वे कौन है? वह दुष्ट है। तो जैसे कि वे, वह, यह, ये सब क्या है? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियर हुआ कि पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है कि अन्य, सबसे पहले उत्तम पुरुष, फिर आता है हमारा मध्यम पुरुष और फिर आता है हमारा अन्य पुरुष। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है वक्ता की, यहाँ पे बात हो रही है श्रोता की और यहाँ पे बात हो रही है अन्य की। अन्य मतलब जिसके विषय में चर्चा हो रही है। तो ये बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे। निजवाचक, निज नाम से पता चल रहा है कि निजता है। निजता कैसी है? तो वक्ता या लेखक यानी कि जो बोल रहा है, जहां वो अपने लिए क्या कह दे, अपने लिए आप या अपने आप कहे, तो उसको निजवाचक कहेंगे। जैसे कि मैं अपने आप काम कर लूंगा, यानी कि वो अपनी निजता को बताया है। अपने आप, आप भला तो जग भला। आप भला मतलब खुद के बारे में चर्चा हुई। वक्ता जब स्वयं के बारे में कहे तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक। नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे हमें प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही प्रश्नवाचक होते हैं। कौन, कहाँ, क्यों, क्या। तो ये क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शोर कर रहा है? फिर तुम कहाँ रहते हो? ये क्या है? प्रश्न जहां से पता चले उनको प्रश्नवाचक कहते हैं। संबंधवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों से या फिर वाक्य के अंतर्गत, मैंने वाक्यों गलत कहा है यहाँ पे, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध को जो शब्द बताएं वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएं। अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी, उसकी, जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही करो। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या है यहाँ पे? अब आप देखिए, लाठी और भैंस। लाठी और भैंस का संबंध कौन स्थापित किया? जिसकी और उसकी। समझ में आया? तो जहां पे जो संबंध को स्थापित कर दे वही संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक क्या होता है? तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो जाए वही निश्चयवाचक होते हैं। यह, वह, ये, वे। जैसे कि यह उपयोगी साधन है। यह निश्चय यानी निश्चित रूप से यह उपयोगी। जैसे कि बोलते हैं ना कि ये प्रश्न आएगा, यानी कि निश्चित रूप से आएगा। ये समझ में आया? वह बहुत सुंदर है। वह यानी कि जब जिसकी चर्चा हो रही है वह बहुत सुंदर है। ठीक है, ये निश्चय है। और जहां पे आपको निश्चित वस्तु का बोध ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। जैसे कि कोई आ रहा है, यानी कि पता नहीं कौन आ रहा है, कोई भी आ सकता है। वह कुछ लाया था, कुछ लाया था, कुछ भी लाया हो, अपने को क्या? तो ये क्या है? अनिश्चितता का जो बोध करवाते हैं वो अनिश्चयवाचक होते हैं। फिर उसके बाद में आता है विकारी शब्द के अंतर्गत विशेषण। तो विशेषण हम अपने स्कूल टाइम से पढ़े हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वे विशेषण होते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अक्सर हम ये बातें भूल जाते हैं अपने एग्जाम में
और प्रश्न आ जाता है यहीं से, क्या है? विशेषण। जिसकी विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेष। और विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण से समझेंगे इसको, जैसे कि राम बहुत तेज दौड़ता है। तो राम बहुत तेज दौड़ता है, तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं राम क्या है? राम है संज्ञा। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो जाते हैं। तेज क्या है? विशेषण। क्यों विशेषण? क्योंकि राम दौड़ता है, तो जो उत्तर देगा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां पे जो विशेषणों की भी विशेषता बता रहे हैं, तेज तो दौड़ा लेकिन बहुत तेज दौड़ा। कैसा दौड़ा? बहुत तेज दौड़ा। तो जो विशेषणों की भी विशेषता बता दे वो प्रविशेषण समझिएगा। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बता दें उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है यानी कि संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण से आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हमें याद क्या करना है कि विशेषण के कितने प्रकार? तो विशेषण के 4 प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार? तो 6 प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार? तो 4 प्रकार। लिंग के कितने प्रकार? 2 प्रकार। वचन के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कारक के कितने प्रकार? तो 8 प्रकार। ये याद रखना है, प्रश्न बनता है यहाँ से। ये भूल जाएंगे तो बात कैसे बनेगी हमारी? याद रखेंगे हम अपन, ठीक है। विशेषण के भेद आओ देख लें। तो विशेषण के कितने भेद? विशेषण के 4 भेद। कौन कौन से हैं? तो गुणवाचक विशेषण है। और कौन सा है? तो है हमारा यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण। फिर आते हैं हम संख्यावाचक विशेषण में। फिर आता है हमारा क्या? सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके सबको देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो गुण यानी कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसको ही गुणवाचक कहते हैं। मतलब इसका क्या हुआ? शूरवीर गुण है, कायर उसका दोष है, बलवान उसका गुण है, नया पुराना, शहरी मैदानी, सुंदर लंबा, ऊंचा मासिक प्रातःकालीन, स्वस्थ रोगी, लाल हरा पीला, ये गुण है। तो जो संज्ञा के गुण अथवा दोष बताएं वही गुणवाचक विशेषण कहलाएं। ठीक, आगे बढ़ जाओ आप लोग। परिमाण मतलब क्या होता है भाई? परिमाण मतलब होता है, यदि इंग्लिश में देखेंगे तो क्वांटिटी जो होती है वो मेजरेबल होती है, यानी कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। यानी कि संज्ञा की मात्रा अर्थात जो नाप तौल का बोध करवा दे वही तो परिमाण है। लेकिन इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक निश्चित परिमाण अपने को पता होता है, जैसे कि 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू, 1 लीटर दूध, ये निश्चित है। तो संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध जो करवाए वही निश्चित परिमाण है। अनिश्चित क्या है? तो संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध, जैसे कि यहाँ बहुत पानी है, तो बहुत पानी है मतलब अनिश्चित है ना, कितना भी हो सकता है। अधिक पैसा है उनके पास तो अधिक है। अच्छा, तो ये क्या है? ये अनिश्चितता का बोध है। थोड़ा दूध मतलब क्या? फिर कुछ शहद मतलब आपको अनिश्चित है, वो कितना है आपको नहीं पता, तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाण है। तो नाप तौल का बोध करवाने वाले क्या होते हैं? परिमाण होते हैं।
लेकिन ये भी पुनः दो भागों में विभक्त होते हैं, निश्चित एवं अनिश्चित। फिर हम आते हैं संख्या। नाम से पता चल रहा है जो संख्या का बोध करवाए, जैसे कि एक मेज, 4 कुर्सियां, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए। तो ये क्या है? संख्या है। तो लेकिन ये भी 3 प्रकार के, कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक, जहां पे निश्चित संख्या का बोध हो रहा है आपको, 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? ये निश्चित संख्या है। अनिश्चित मतलब क्या है? कि जहां पे संख्या तो है लेकिन वो अनिश्चित है, जैसे कि थोड़े आदमी, कम दूध, कुछ रुपए, ये क्या है? ये अनिश्चित है। लेकिन इसमें भी एक और प्रकार है, विभाग बोधक। ये विभाग क्या होता है? तो जिन विशेषण शब्दों से आपको विभाग या प्रत्येक का बोध होता है वो विभाग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, 5 हाथी आए थे हमारे गांव में, 10 घोड़े थे वहां, ये क्या है? ये विभाग किया गया है। तो विभाग का जो बोध करवाए वही क्या कहलाए? विभाग बोधक कहलाए। लास्ट में आएंगे सार्वनामिक विशेषण में। सार्वनामिक मतलब जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करें, जो संज्ञा के लिए विशेषण बन जाए, जो सर्वनाम, वही सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी, ये सब क्या है? सर्वनाम है। बिल्कुल ठीक है। आइए देख ले कैसे इनको हम समझ सकते हैं कि इन्हें जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं, जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं, अकेले प्रयुक्त होंगे तो सर्वनाम होंगे, और संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होंगे तो संज्ञा की विशेषता बताने लगेंगे, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि इस परीक्षार्थी ने नकल की है। इस परीक्षार्थी ने, परीक्षार्थी क्या है? जाति है। बिल्कुल ठीक है, जाति है, संज्ञा है। तो इस मतलब की विशेषता कौन बता रहा है? इस तो सर्वनाम है, लेकिन यहाँ विशेषता वो बता रहा है, इसीलिए ये क्या कहला रहा है? सार्वनामिक विशेषण। वह नेता, नेता क्या है? तो नेता तो संज्ञा है, वह क्या है? सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा के पहले लगा और संज्ञा की विशेषता बताया तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो सर्वनाम की विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। पहला क्या था? हमने जस्ट अभी देखा, क्या देखा? गुण देखा, फिर उसके बाद परिमाण देखा, फिर संख्या देखा, फिर उसके बाद सार्वनामिक देखा। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग क्रिया में। तो क्रिया मतलब हमने अपने स्कूल डेज से पढ़ा है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पता चले उन्हें ही क्रिया कहते हैं। लेकिन हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। क्रिया के रूप कैसे बदलते हैं? लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार। क्रिया के कितने भेद? तो क्रिया के 2 भेद। कौन कौन सा? सकर्मक क्रिया एवं कौन सी क्रिया? एवं अकर्मक क्रिया। तो ये सकर्मक क्या हुई? तो यानी कि सा मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म। कैसा? तो जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ? तो कोई भी कार्य हो रहा है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर जब प्रभाव पड़ने लगे तो समझ जाइएगा कि ये सकर्मक है। जैसे कि आइए समझे, अध्यापक ने लड़के को पीटा। बिल्कुल ठीक है, अध्यापक ने पीट दिया, बहुत बढ़िया। फिर क्या बताया गया? इस वाक्य में अध्यापक कौन है? कर्ता है, काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक। कर्ता के द्वारा पीटने का कार्य का फल किस पर पड़ रहा है? लड़के पर पड़ रहा है, जो कि कर्म पर पड़ा। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म क्या है? लड़के। कर्ता कौन है? अध्यापक।
तो प्रभाव किस पर पड़ा भाई, पीटा तो गया, तो कर्ता पर प्रभाव न पड़ के कर्म पर प्रभाव पड़ गया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सकर्मक कहेंगे। इसके ठीक विपरीत में आइए, जहां पे आपको कर्ता, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें ही अकर्मक कहते हैं। विद्यार्थी पढ़ता है तो ठीक है, क्रिया है ये, लेकिन कहाँ पे क्रिया के कार्य का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये क्या है, अकर्मक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो उल्लेखनीय जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। तो जो धातु अकर्मक एवं सकर्मक में उनके रूपों में प्रयुक्त हो रही हैं वही उभयविध धातु कहलाती हैं। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। प्रश्न आता है हमारे एग्जाम में, धातु क्या है, तो क्रिया का मूल रूप ही धातु है और धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पट धातु में ना जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, पढ़ना। जैसे कि लिख है, ना जोड़ दो तो लिखना, चल है तो ना जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, चलना। पढ़ धातु में ना जोड़ने पे बन गया पढ़ना, तो लिख में ना जोड़ोगे तो बन जाएगा लिखना। यानी कि क्रिया के मूल रूप ही धातु कहलाए और धातु के आगे ना जोड़ने पे क्रिया का सामान्य रूप बन गया। क्लियर है, समझ में आया, बातें क्लियर है आपको। तो यहाँ पे हमारा जो विकारी शब्द है, विकारी का भेद कौन कौन सा है, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है एवं क्रिया है। तो ये चारों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे आगे इसका अविकारी शब्द, तो ये हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। और आपको करना क्या है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा। कहीं पे कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690 पर। पीडीएफ के लिए ये नंबर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है। तो अगले सेशन में मिलेंगे। अगले सेशन तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया। यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।